Hello students, welcome back again in plus 1 class geography, chapter number 14, movements of the ocean water. Okay, in part number first in video first in this chapter we have discussed about the movements of oceans, salinity of oceans, ocean currents, currents of the Atlantic Ocean, currents of the Pacific Ocean and tides. Okay, now today at present we will read about or teach about the what are waves. तरंगे क्या हैं। अब ओशियन होते हैं, ओशियन में बाय द एयर आप जानते हैं अच्छी तरह से, उसमें मूवमेंट होता रहता है, पानी का एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होता रहता है और वो होता है ड्यू टू द विंड प्रेशर। ठीक है, विंड की प्रेशर की वजह से ऐसा होता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता है। बट जैसे आप कोस्टल एरिया पर देखते हैं जो ओशियन वाटर होता है वो बीचेज पर आता है और एकदम फिर वापस चला जाता है, हिट करता है कोस्टल एरिया को, फिर वापस चला जाता है। ठीक है, इस तरह से उसमें जो वेव्स होती हैं वो बनती हैं। तो कैसे से स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर वेव्स। ठीक है, वेव्स आर द टू एंड फ्रो मूवमेंट्स विद ए सेम वेव मोशन। ठीक है, वेव्स होती हैं वो एक जगह से यानी कि मूवमेंट को अपने को एक जगह से दूसरी जगह पर हिलोरों के साथ में, यानी कि हिलोरे जो होती हैं यानी कि पानी का आगे पीछे होना, अप डाउन होना, उसकी वो मोशन होती है, वेव्स होती है। ठीक है, जो तरंगे उसमें बनती हैं। दीज टेक्स प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन वाटर। ठीक है, हमें पता अच्छी तरह से कि मूवमेंट्स ऑफ द विंड्स, हवाओं के मूवमेंट्स होने की वजह से जो ये ओशन वाटर होता है ये अपने सरफेस से एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप ऑटोमेटिकली वो टेक प्लेस करता है। ठीक है, वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। और वेव्स होती हैं वो भी एक्चुअल में देखा जाए तो एनर्जी होती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को किसी जगह से दूसरी जगह पर चेंज करने में भी जो फोर्स लगती है, जो एनर्जी होती है, वो वेव्स हैं वो भी एक प्रकार से एनर्जी ही हैं। ठीक है, जो कि पूरी तरह से ओशन सरफेस से उनको आगे पीछे करती रहती हैं वेव्स को। ठीक है, तो इट दीज आर द वेव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का जो मेन क्वेश्चन है उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, वेयर डू वेव्स इन द ओशन गेट देयर एनर्जी फ्रॉम। अब बात आती है कि जो वेव्स होती हैं ओशन में वो किस तरह से अपनी एनर्जी को प्राप्त करती हैं, कैसे एनर्जी उन प्राप्त होती है, कैसे होती है, किस तरह से होती है। ठीक है, विंड्स प्रोवाइड एनर्जी टू द वेव्स। विंड्स मैंने आपको पहले बताया था कि ओशन जो वेव्स होती हैं उसके लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं तो प्रोवाइड करती है वो विंड होती है। ठीक है, दिस कॉजेज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशन एंड द एनर्जी इज़ रिलीज्ड ऑन द शोर लाइन। ठीक है, अब इस तरह से जो ये वेव्स होती हैं ये ट्रैवल करती है ओशन के अंदर, यानी कि उसमें से हिलोरें होती हैं, तरंगें होती हैं, आगे होती हैं। ठीक है, एंड द एनर्जी इज़ रिलीज्ड ऑन द शोर लाइन, और अपने जो शोर लाइन होती है वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है। अब देखते हैं कि एनर्जी सिस्टम है किसी भी वर्क के लिए होता है, आपको पता ऊर्जा है, पावर है, ताकत है। ठीक है, शोर लाइन सिस्टम पर हम किसी भी चीज़ को, जैसे हम कोस्टल एरिया पर किसी चीज़ को मान लीजिए हल्की फुल्की कोई चीज़ उसको रख देते हैं तो पानी आता है उसको टक्कर लगाता है और वो किसी भी चीज़ की टक्कर लगने से एकदम से मूवमेंट से वो आगे पीछे चला जाता है। ठीक है, और अगर हम भी शायद कोस्टल एरिया पर हों तो उसकी जो वेव्स होती हैं उनके साथ हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे सीशोर पर टकराती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने कभी किसी बंद कुएं के अंदर देखा होगा या किसी जोड़ तालाब में देखा होगा कि अगर साइलेंट वाटर है और उसमें हम ज़ोर से पत्थर मारते हैं, ठीक है, तो उसमें जो वेव्स होती है, तरंगें होती हैं, वो स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही उस शोर लाइन पर टकराती हैं वहाँ पर वो ख़त्म होने लग जाती है और बीच में से वो चलती हैं और स्टार्ट होकर के और किनारे पर जाकर वो ख़त्म होने लग जाती हैं। वेव्स कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड द एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड। ये वेव्स होती हैं ये कंटिन्यू जब चलती रहती हैं तो ये काफ़ी बड़ी भी हो सकती हैं, तेज़ी के साथ भी हो सकती हैं,
ठीक है, और ये पूरी तरह से अपने जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है, फ्रॉम द विंड्स, यानी कि हवा के ऊपर डिपेंड है। जितनी पावर से, जितनी तरीके से जो विंड्स चलेंगी, जितनी फोर्सली चलेगी, उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, ठीक है। और उसके साथ में जो विंड्स होती हैं उनकी पावर के साथ साथ जो वाटर होता है वो ट्रेवल करने लग जाता है। ओके, व्हाट आर टाइड्स, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर टाइड्स। अब टाइड्स क्या हैं, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। टाइड्स हैं, ठीक है, जिसको हम ज्वार कहते हैं हिंदी में, ठीक है। व्हाट आर टाइड्स, द पीरियडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। ध्यान से सुनिए, इसकी अवधि होती है, पीरियडिकल टाइम होता है, अपने समय के साथ दिन में 2 टाइम ऑटोमेटिकली ओशन वाटर होता है, राइज होता है, अपने लेवल से, सरफेस लेवल से एकदम से ऊपर उठता है, ठीक है। एंड फॉल ऑफ द सी लेवल, और अपने सी लेवल को बिल्कुल नीचे छोड़ देता है, यानी कि ऊपर उठ जाता है कंप्लीट, ठीक है। वंस और ट्वाइस ए डे, दिन में 1 या 2 बार ज़रूर होता है, ठीक है। मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून इज़ कॉल्ड टाइड, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था, इसके अंदर हमने बताया था आपको, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो सन और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसकी वजह से ये वाटर को अपनी तरफ पुल करती हैं, खींचती हैं, जिसकी वजह से डे टाइम में ये 1 और 2 टाइम ऑटोमेटिक जो ओशन वाटर होता है वो रोज़अप होता है, अप साइड में उठता है, और उठने की उसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं है। टाइड्स लो टाइड भी हो सकते हैं, ये हाई टाइड्स भी हो सकते हैं। ये अर्थ के ऊपर जो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे फुल मून होता है, ठीक है, एक अमावस्या होती है, आपको पता है। मून के भी अपने स्टेप सिस्टम है, आपको पता है। 15 डेज़ ग्रोथ होता है, 15 डेज़ वो डाउन होता है, यानी कि आपको पता है कि 15 डेज़ को हम जो ग्रोथ होता है, जैसे अमावस्या से पूर्णिमा तक का अगर हम टाइम देते हैं, बताते हैं आपको, तो क्या होता है 15 डेज़ का टाइम होता है वो, जिसमें अमावस्या के बाद में आपको छोटा सा एक मून नज़र आएगा स्काई में, दूसरे दिन थोड़ा उससे बड़ा, तीसरे दिन थोड़ा उससे बड़ा, इसलिए कंटिन्यू होता हुआ 15 डेज़ में जा कर के वो क्या होता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। 15 डेज़ में जाकर कंप्लीट हो जाता है, जिसको पूर्णिमा कहते हैं। और ये भी आपको पता है कि पूर्णिमा के साथ साथ ही हमारा हिंदी कैलेंडर जो है उसके साथ उसका हिंदी मंथ है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। इंग्लिश कैलेंडर के साथ ऐसा नहीं होता है, उसमें हम ज़रूरी नहीं कि उसके साथ चले कि फर्स्ट जो कोई भी डेट है किसी भी मंथ की, उस दिन न्यू मंथ स्टार्ट हो गया। हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम अपना जो फॉलो करते हैं वो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है। बट अगर हम बात करें रियल में हिंदू कैलेंडर की बात करें, तो उसमें जो चैत्र महीना होता है वो फर्स्ट मंथ होता है ईयर का, ठीक है। फाल्गुन मंथ होता है वो लास्ट मंथ होता है ईयर का। और जो हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ये मोस्टली जो है इसी पर डिपेंड है। इसके अकॉर्डिंग ही फार्मर्स अपने आप को जो अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और ये जो कुछ रीजनल जो ओकेशन होते हैं वो भी किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लो और हाई टाइड्स के अकॉर्डिंग ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ आर टाइड्स कॉज्ड, ठीक है, कैसे उत्पन्न होते हैं ये, ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग, नंबर 1 द मून्स ग्रेविटेशनल पुल, द सन ग्रेविटेशनल मून, ओके, द सन्स ग्रेविटेशनल पुल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान से सुनिए, जो केंद्रीकृत जो बल होता है, विच इज़ द फोर्स दैट एक्ट्स टू द काउंटर बैलेंस ऑफ द ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी होती है, अब आपको पता है जो वाटर होता है, वाटर के अंदर भी अपनी एक ग्रेविटी होती है। उस ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसकी जो फोर्स सिस्टम होता है, जब उसका जो बैलेंस सिस्टम होता है ग्रेविटी द यानी कि बैलेंस द ग्रेविटी, जो उसका बैलेंस होता है वो एकदम ऑटोमेटिकली अपने आप में कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और उसकी वजह से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनती है,
जो कि कम्प्लीटली इसके जो टाइड्स का कॉज्ड होता है उसके पीछे भी इसका मेन रीजन है। बट इम्पोर्टेंट तो है सन और मून, बट उसके साथ साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, वो भी इसके पीछे रेस्पॉन्स है। टुगेदर द ग्रेविटेशनल पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द टू मेजर टाइडल बल्गेज ऑन द अर्थ। ठीक है, हमें पता अच्छी तरह से कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2 टाइप्स के मेजर टाइडल होते हैं, लो और हाई टाइड्स होते हैं, उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल हैं। आप पता है, आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, तो उसके पीछे पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब होती है उठे हुए पानी को वापस खींचना, ठीक है। पुल होता है धकेलता है, यानी कि अप होता है, खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। वो अट्रैक्टिव सिस्टम होता है मून और सन का, ठीक है। अप होने के बाद में फिर वापस जो फोर्स होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जो उसके बैलेंस के ग्रेविटी के साथ में होती है, ठीक है। सैलिनिटी के अंदर जो ग्रेविटी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको वापस वो अपनी तरफ खींचता है, इसकी वजह से वो अप और डाउन होता है। ये टाइड्स मतलब ज्वार होते हैं जो कि ओशन में होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर टाइड्स रिलेटेड टू नेविगेशन। अब ध्यान से सुनिए कि टाइड्स होते हैं वो किसी भी नेविगेशन के लिए किस तरह से रिलेटेड होते हैं। अब ये भी क्लियर है कि जब टाइड्स आते हैं तो आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा, कुछ अलग से एग्जांपल, ध्यान दीजिए सुनिए। अब आप सुनिए, सपोज कीजिए कि इंडियन ओशियन है और इंडियन ओशियन में जो इसमें बे ऑफ बंगाल है, ये इसका पार्ट है, लैगून टाइप में पार्ट है, इसकी खाड़ी है ये बे ऑफ बंगाल, इसी का ही पार्ट है बे ऑफ बंगाल इसका इंडियन ओशियन का। जब बे ऑफ बंगाल का वाटर है वो भी इसी के इंडियन ओशियन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जब रजअप होता है तो क्या होता है, जो इनलैंड वाटर वे होते हैं, इनलैंड वाटर वे होते हैं, उसमें जो शिप्स होते हैं वो इनलैंड पार्ट तक पहुंचने के लिए उस समय वेट करते हैं कि किस तरह से, जैसे ही टाइड होगा, हाई टाइड आएगा, तो उस समय हमें शिप्स को किस तरह से इनसाइड वाले पार्ट में उनको ले जाना है, ठीक है। और किस तरह से वो जो पोर्ट होते हैं, हार्बर होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है, उसके अंदर किस तरह से उसको एंट्री करानी है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हल्दिया से और इलाहाबाद तक नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, आप समझ पा रहे हैं, जो गंगा नदी में है, ठीक है। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि जो शिप्स होते हैं उनको वाटर की डेप्थ चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी नीचे जो उनका शिप्स का पार्ट होता है डाउन साइड का, तो काफ़ी वो नीचे फ्लोटिंग करता हुआ डूब कर चलता है उसमें, ठीक है। तो ये बातें हैं यहाँ पर कि टाइड्स होते हैं वो नेविगेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आंसर पढ़ लेते हैं। टाइडल फ्लोज आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन नेविगेशन। टाइडल हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइडल की हाइट्स हैं, लो और हाई होते हैं, आपको पता अच्छी तरह मैंने बोला था, ठीक है। स्पेशली हार्बर नियर रिवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर? हार्बर्स, जो बंदरगाहें होती हैं, पोर्ट कहें बंदरगाह कहें वो एक ही बात होगी, ठीक है। जो पोर्ट होते हैं ना, पत्तन जिसको हिंदी में कहते हैं, हार्बर का मतलब बंदरगाह होती हैं, आप ध्यान दीजिए। नियर रिवर्स एंड विद इन एस्चुरीज हैविंग शैलो बार्स। अब आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा, यहाँ पर हार्बर नियर रिवर्स की बात आई, फिर आया है विद इन एस्चुरीज हैविंग शैलो बार्स एट द एंट्रेंस, ठीक है। अब हाई टाइड के साथ आते आते जो हार्बर्स होते हैं रिवर के पास जो बने हुए हैं, बिल्कुल उसके माउथ के पास, और जो एस्चुरीज, अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, इंडिया में 2 रिवर ऐसी हैं जो एस्चुरीज बनाती हैं, जो अपने माउथ पर, ठीक है, उनके नेम बता सकते हैं आप? वेरी गुड, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है। और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये 2 रिवर्स जो एस्चुरीज वाली हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। और जो अदर रिवर्स हैं, जैसे कि पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कंप्लीट, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सभी अपने ईस्टर्न कोस्टल एरिया पर बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले वहाँ पर अपने एरिया में डेल्टा बनाती है। और सबसे बड़ा डेल्टा तो गंगा रिवर बनाती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो हार्बर्स होते हैं नियर रिवर्स एंड विद इन द एस्चुरीज हैविंग द शैलो बार्स एट द एंट्रेंस, ठीक है। एंट्रेंस करने के लिए जहाँ पर रिवर्स के पास जो हार्बर होते हैं, शैलो बार्स होते हैं जो एस्चुरीज के पास जो बनते हैं,
वहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जो टाइड्स होते हैं, क्योंकि ये जो इनलैंड पार्ट होता है उसमें शिप्स को आराम से ले जाया जा सकता है। विच प्रिवेंट शिप्स एंड बोट्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हार्बर। ठीक है, अब जो बंदरगाहें होती हैं पोर्ट के साथ साथ बनी होती है, उनके अंदर उन शिप्स को आराम से अंदर के भागों तक उनको बोट्स को और शिप्स को ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बना आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।